नमस्कार बच्चों, 8th क्लास के स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं आज सामाजिक का लेसन नंबर 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। तो हमने इसका पाठ पढ़ लिया है। अभ्यास के कुछ क्वेश्चन हमने पहले दो वीडियो इस पाठ की हो चुकी हैं, उनमें कर लिया है। आज हम इस पाठ की तीसरी जो वीडियो है वो बनाने जा रहे हैं और तीसरी वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से और क्वेश्चन नंबर 7 तक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 7 अभ्यास के जो क्वेश्चन हमारे उनको हम पूरा कर रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप इन प्रश्नों को दोबारा से पूछने का प्रयास करें, पूछें, ताकि 8वीं का जो आपका जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं आगे चल करके उनमें आपको कोई किसी भी प्रकार की कोई समस्या है वो ना आए। तो 8वीं क्लास के जो विद्यार्थी हैं वो आज हम अभ्यास के क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट करेंगे और उनको अच्छी प्रकार से रीड कर लेना। देखिए, मैं आपके क्वेश्चन हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाऊंगा और साथ साथ हम इनको देखेंगे और इनको समझेंगे और इनको याद भी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा प्रश्न है, राजस्व निर्धारण की नई मुद्रा व्यवस्था के कारण पैदा हुई दो समस्याएं बताएं। राजस्व निर्धारण, अब जो कल बात बताई थी, जो सरकार थी वो भूमि से कर के रूप में राजस्व प्राप्त करती थी। तो किसानों से क्या करती थी, वो राजस्व लेती थी। तो किसी न किसी रूप में वो क्या करते थे, किसानों से कर के रूप में राशि प्रदान करती थी। राजस्व जो मिलता था उससे दो समस्याएं पैदा हुई। तो समस्या क्या थी, भूमि से होने वाली आय बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत अधिक राजस्व तय कर दिया था। भूमि की आय बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फसल पैदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा फसल पैदा होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा कर के रूप में जो पैसा है सरकार के पास पहुंचेगा। तो किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे। तो किसान है वो जो जितना लगान पर लगाया गया था, कर उनके ऊपर लगाया गया था, उस कर को वो नहीं चुका पा रहे थे। तो बहुत से रैयत हैं वो गांव से भाग रहे थे। भी किसान खेती कर नहीं पा रहे थे तो खेती को छोड़ करके अपना स्थान परिवर्तन वो कर रहे थे। गांव वीरान हो रहे थे, मतलब अपनी जगह छोड़ करके गांव के लोग अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए थे, ताकि जो जमींदार हैं जो कर लेने के लिए आते हैं उनको परेशान न करें। सेकंड है, आशावादी अफसरों को आशा थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन कुछ आशावादी अफसर थे, अंग्रेज अधिकारी थे, उनका ये आशा थी कि भारतीय जो किसान हैं उनको ये जो नई व्यवस्था है वो मेहनती बना देगी, उद्यमशील बना देगी, ताकि किसान अपनी ज़मीन पर अपनी खेती पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके अधिक से अधिक फसल पैदा करने की वो लालसा रखेगा। लेकिन सब इसके विपरीत हो रहा था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, राजस्व निर्धारण की नई मुद्रा व्यवस्था के कारण पैदा हुई दो समस्या। और ये सब प्रश्न आपको तब समझ में आएंगे, एक बात और नोट कर लेना अपने दिमाग के अंदर, आप तब समझ में आएंगे प्रश्न ये, तब आप अपनी एनसीईआरटी की जो बुक हैं या किसी भी बुक से दर की किताब हैं जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने लगवाई हुई हैं, उन किताब को पूरे लेसन को आप अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे, तब जाकर के ये प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएंगे। तो ज़रूरी है किताब को पढ़ना, और किताब को पढ़ने के बाद इन प्रश्नों को आप अध्ययन करें तो द बेस्ट रहेगा, अच्छा रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, रैयत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे। तो रैयत थे वो नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे। अब जो रैयत की बात आती है, जो हमारे मजदूर थे, किसान थे, वो नील की खेती से कतरा रहे थे। क्या कारण था इसका। तो नील की खेती करने वाले जो रैयत थे, उन नील की खेती करने के लिए अग्रिम ऋण दिया जाता था। अग्रिम मतलब आगे ऋण दिया जाता था, ऋण के रूप में कुछ राशि थी वो उनको दी जाती थी, लेकिन फसल कटने पर ही उनकी फसल कम कीमत पर ली जाती थी। जब नील की खेती तैयार हो जाती थी पक करके, तो उस फसल को वो बहुत कम कीमत पर खरीदते थे। यह कीमत इतनी कम होती थी कि उनका ऋण उतर ही नहीं पाता था। इतनी ज़्यादा कम कीमत पर ऋण ज़्यादा हो जाता था और फसल की जो कीमत थी बहुत कम होती थी, जिससे जो किसान थे, रैयत थे, वो अपना ऋण से कभी भी मुक्त है वो नहीं हो पाते थे। परिणाम स्वरूप वे कभी नए समाप्त होने वाले ऋण के नीचे दब जाते थे। वो ऐसे ऋण के नीचे दब जाते थे जो कभी समाप्त नहीं होता था।
बिल्कुल की फसल है वो कम रेट में खरीदी जाती थी और जो ऋण है उसका भार ज़्यादा होता था। इससे भी जो हमारे किसान थे वो नील की खेती करने से कतरा रहे थे। सेकंड पॉइंट हमारा, उसे नील की खेती अपनी ज़मीन के एक निश्चित हिस्से पर करनी पड़ती थी। इस कारण अन्य फसलों के लिए उसके पास ज़मीन नहीं बचती थी, इससे उनकी खाद्यान्न की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती थी। अब जिससे भी रैयत ने नील की खेती करने के लिए ऋण ले लिया, पैसा ले लिया है, तो उसने अपनी ज़मीन के एक निश्चित हिस्से पर, लगभग ज़मीन पर नील की फसल है वो तैयार करनी होती थी। अब नील की खेती करने पर क्या होता था, सारी ज़मीन पर नील की खेती कर दी जाती थी और नील की खेती इस प्रकार से की जाती थी कि नील की खेती करने के बाद लगातार 2 साल अगर नील की खेती कर ली जाती थी तो वह ज़मीन बंजर हो जाती थी। वो बंजर ज़मीन होने के बाद उस पर किसी प्रकार की जो फसल है वो नहीं हो पाती थी। उपजाऊ शक्ति है नील की खेती है वह ज़मीन की ख़त्म कर देती थी। तो उन किसानों के सामने जो खाने योग्य जो अनाज खाद्यान्न की फसलें होती थी उनकी भी आवश्यकता पूरी नहीं कर पाते थे। दूसरा टॉपिक था ये हमारा। तीसरा है अभी, नील की कृषि के लिए अधिक समय तथा मेहनत की आवश्यकता पड़ती थी। नील की खेती के लिए समय भी अधिक चाहिए और साथ साथ में समय के साथ साथ में मेहनत भी। एक तो किसान को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, समय भी ज़्यादा देना पड़ता था। इस कारण से अन्य फसलों के लिए उनके पास समय है वो नहीं होता था। इस कारण से भी जो किसान थे वो नील की खेती करने से कतरा रहे थे। चौथा टॉपिक क्या बताया, नील की कृषि के लिए बहुत उपजाऊ भूमि की आवश्यकता पड़ती थी। अब नील की खेती जो अच्छी भूमि होती थी, उपजाऊ भूमि होती थी, उस भूमि पर नील की खेती है वो की जाती थी और उस बची हुई भूमि पर अन्य फसलें बोई जाती थी, जिससे उनकी आवश्यकता है वो पूरी नहीं हो पाती थी। ये हमारा क्वेश्चन था 6 का, रैयत नील की खेती करने से क्यों कतरा रहे थे। अब अगला क्वेश्चन हमारा आता है 7 का। तो 7 का जो क्वेश्चन हमारा है, किन परिस्थितियों में बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। किन परिस्थितियों में, कौन सी परिस्थिति ऐसी थी जिसमें बागान में नील का जो उत्पादन था धराशायी खत्म हो गया। कौन सी परिस्थितियाँ ऐसी पैदा हुई जिससे नील का जो भी खेती थी वो खत्म हो गई। तो नील उत्पादन में बंगाल प्रदेश सबसे अग्रणी था। बंगाल के अंदर सबसे ज़्यादा नील है और नील की खेती है वो की जाती थी। और 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में, लास्ट 18वीं सदी के लास्ट के जो वर्ष थे या अंतिम दशकों में कहिएगा, जो बंगाल में नील की खेती तेज़ी से फैलने लगी थी। निम्न कारणों से नील की खेती किसानों के लिए बहुत दमनकारी थी। कौन कौन से कारण थे जिससे नील की खेती है किसानों को दमनकारी बना दिया, कौन से कारण रहे होंगे देखिएगा। जिस नील उत्पादक किसान को ऋण दिया जाता था उसे अपनी कुल भूमि के 25% भाग पर नील की कृषि करनी पड़ती थी। इससे पहले वाले प्रश्न में हमने किया था ना, नील की खेती करना उस किसान को जिस किसान ने ऋण ले लिया है उसने अपने निश्चित भूमि पर, किसान ने जिसने ऋण ले लिया है उस किसान ने अपनी निश्चित भूमि पर जो नील की खेती है वो करनी पड़ेगी। तो उसका एक निर्धारित आंकड़ा बढ़ा दी, जो 25% हिस्सा है ज़मीन का, उस ज़मीन पर नील की खेती करनी होती थी। दूसरा टॉपिक, रेतों को फसल की कीमत बहुत कम दी जाती थी। जो रेत थे, किसान थे, उनको फसल की कीमत है और ऋण तो दे दिया जाता था उनको, लेकिन जब फसल पक कर तैयार होती थी, काटने योग्य हो जाती थी, तब उस फसल को बहुत कम कीमत पर लिया जाता था, जिससे किसान अपना ऋण चुका नहीं पाते थे। ऋण के बोझ के नीचे वो दबते चले जाते थे। तीसरा, बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में नील की खेती करें। अब बागान मालिक थे वो क्या चाहते थे, जो किसान हैं अच्छी ज़मीन पर, अपनी जो अच्छी ज़मीन है उस पर अपनी खेती करें ताकि नील की जो पैदावार है अच्छी हो सके। और नील है वो अच्छी ज़मीन पर ही होती है, और क्योंकि नील की जो जड़ें होती हैं वो क्या होती हैं, अच्छी गहरी होती हैं, और गहरी जड़ें क्या करेंगी, मिट्टी की सारी उर्वरता जो सकती है वो क्या करती है, खींच लेती हैं। और नील की कटाई के बाद क्या होती है, उसमें धान खेती नहीं की जा सकती। अब खाने की जो फसलें हैं वो उस पर नहीं हो सकती थी। ये भी कारण रहा है एक। तो चौथा टॉपिक, मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। अब क्या हो गया,
मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रेतों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया। रेतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। अब बागान मालिक थे, उनसे क्या किया रेतों ने, हम आपको कर भी नहीं देंगे, लगान भी नहीं देंगे। अब रेतों ने नील की फैक्ट्रियों पर हमले करने आरंभ कर दिए। और जो नील की फैक्ट्रियाँ थी जो उस फसल से नील निकालते थे, उन पर भी हमले आरंभ कर दिए। औरतें भी अपनी लड़ाई में कूद पड़ी। जो किसानों की जो औरतें थी, रेतों की जो औरतें थी, उन्होंने भी इन लड़ाई में बढ़ चढ़ करके भाग लेने लगी। लगान वसूलने के लिए आए गुमास्ता एजेंटों को भी पीटा गया। जो गुमास्ते लगान देने के लिए आए उनको भी पीटा गया। रेतों ने कसम खा ली कि वे नील की खेती नहीं करेंगे, और उन्होंने कसम खा ली कि मर जाएंगे लेकिन नील की खेती है वो नहीं करेंगे। कर्जा भी नहीं लेंगे और न ही बागान मालिकों के गुंडों से डरेंगे। कर्जा भी नहीं लेंगे, हम ऋण के रूप में कोई राशि प्राप्त नहीं करेंगे, और बागान जो मालिक हैं उनका किसी भी गुंडे, किसी भी कोई भी व्यक्ति आए उससे हम नहीं डरेंगे। तो सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। एक नील आयोग स्थापित किया गया। इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी तथा किसानों से ज़बरदस्ती करने के लिए उनकी आलोचना की गई। अब सरकार ने क्या किया, बागान मालिकों की रक्षा के लिए एक नील आयोग बनाया, और उस आयोग में किसानों को खुश करने के लिए उस बागान मालिकों को दोषी ठहराया गया, उनकी आलोचना की गई, उनकी बुराइयां की गई, और किसानों को वर्तमान अनुबंध को पूरा करने के लिए कहा गया। और किसानों को कहा कि जो आपके पास अनुबंध है, जिसने आपने जितना ऋण ले रखा है उसको चुकाने के लिए आप अपना खेती है वो करें, या अनुबंध के आधार पर जितने समय के लिए आप यहाँ खेती करने के लिए रुके हैं उतना काम पूरा करके आप जा सकते हैं। परंतु आगे से वे चाहें तो नील खेती बंद कर सकते हैं। इन हालातों के चलते नील का उत्पाद धराशायी हो गया। और अगर उस नील आयोग ने क्या किया, अगर आप किसानों को ये छूट दे दी कि अगर आप चाहें तो नील की खेती कर सकते हैं, अगर आप ना चाहें तो नील की खेती बंद भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन थे हमारे साथ। अभ्यास की कंप्लीट हो गए हैं। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए आप पूछ सकते हैं दोबारा से। तो 8 क्वेश्चन हो गए हैं अभ्यास के हमारे, और साथ में जब क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं तो आप ये मत सोचना कि आपको समझ में आ गए हैं, समझ जाएंगे। किताबें पढ़नी बहुत ज़रूरी है। अगर किताब नहीं पढ़ी आपने तो प्रश्न आपको समझ अच्छी प्रकार से नहीं आएंगे। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।